नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, कुछ सबसे पहले अनाउंसमेंट है। आज का जो लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। एक्चुअली ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड पहले कर लिया था, ठीक है। कल आपको जो लेक्चर दिया गया था वो लेक्चर थोड़ा छोटा लेक्चर था और आप समझ रहे हैं खुद कि वो टॉपिक बहुत आसान था। ये वाला जो टॉपिक है जो आप आज देखने वाले हैं ये भी काफी आसान टॉपिक है। तो इसका कुछ पोर्शन मैंने एनसीईआरटी पर ही आपको पढ़ाया है, क्योंकि वहां पर कुछ एनसीईआरटी की लाइनें थी जिनको वहीं पर एक्सप्लेन करना था। तो पूरी एक एक चीज मैंने एनसीईआरटी की एक्सप्लेन की है। जहां मैंने आपको नोट्स बना के पढ़ाया है आप उसको कॉपी में नोट्स में लिखिएगा, और जहां मैंने एनसीईआरटी पे पढ़ाया है रीड करके आप उसको उसी फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पे जैसे मैंने आपको कराया है, ठीक है। एक दो दो टॉपिक हैं जिस पे मैंने एनसीईआरटी पे मार्क करके उसको पढ़ाया है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा इजी थे। तो आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपको दो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देनी पड़ी है ना, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर चुका था। मैंने आपको ऑक्सिन, जिबलिन, साइटोकाइनिन पे पूरे क्वेश्चंस आपको कराए, और जो टॉपिक आपने कल पढ़ा और जो टॉपिक आप आज पढ़ेंगे अभी, ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन की गई है, ठीक। और थैंक यू फॉर बर्थडे विश, आपने इतना प्यार दिया, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड माय फैमिली, ठीक है। और फिर अब हमारे सिर्फ दो चैप्टर रह गए हैं, ठीक है। और रिवीजन विद रुपेश सर के हमारे एक या दो एपिसोड हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। अब सारे के सारे लेक्चर्स आपके लाइव रहेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे। दो चैप्टर बचे हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। दोनों के दोनों चैप्टर सारे के सारे लाइव रहेंगे, ठीक है। पूरे सेशन में, पूरी 11th में मुझे याद नहीं कि मैंने कभी आपको कोई रिकॉर्डेड लेक्चर दिया हो इस तरीके से। एक बार दिया था एनाटॉमी का शायद कोई, बट उसको अगले दिन लाइव में पूरा एक्सप्लेन किया था। तो ये दो लेक्चर इस वीक है जो मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए। आई होप आप पेशेंस से इसको देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीक में फोटोसिंथेसिस खत्म कर देंगे, सॉरी स्टार्ट करेंगे, और इसी मंथ में फोटोसिंथेसिस क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। और जनवरी की शुरुआत में हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, और 10 जनवरी से पहले पहले आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। और आपका रिवीजन विद रुपेश सर तो चलता रहेगा। सिलेबस खत्म होने के बाद फिर हम डेढ़ डेढ़ घंटे जो हमारी क्लास रहा करेगी, 1 घंटा 45 मिनट, उसमें हम रिवीजन विद रुपेश के 3 3 एपिसोड ले लिया करेंगे, ठीक। और उसमें मैं आपको चैप्टर को पूरा वन शॉट में भी आपको रिवाइज कराऊंगा। और आपका सिलेबस थोड़े दिन में खत्म होने वाला है, आपको रिवीजन करना है तो आप प्रचंड सीरीज में जाकर लाइव भी देख सकते हो और बैक और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। तो पेशेंस के साथ लेक्चर को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। अरे दीवाने, अच्छे से बैठ, तेरे भाई की क्लास है। रिकॉर्डेड है तो क्या हुआ, ठीक है। रिकॉर्डेड है तो क्या हुआ, लेकिन पूरा का पूरा मजा आएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, अब हमारे जो टॉपिक बचते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसमें आपके ग्रोथ कर्व आते हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है ग्रोथ के लिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है। इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, री डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे तो प्लास्टिसिटी, हेट्रोफिली, ये सब टॉपिक आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो ग्रोथ कर्व नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। रीजन ये है क्योंकि ये चीज आपको काफी हद तक आती है, आपने एनाटॉमी में इसको पढ़ा है। तो चलिए जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग मेरे सम्मान में यस सर लिख दीजिए। चलिए, तो यस आ गया है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे, है ना, सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे
डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन और आपको पढ़ाया जाएगा डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है आपका रीडिफरेंशिएशन। ठीक, चलिए इसमें वो जो रूट एपेक्स का जो एनाटॉमी के अंदर डायग्राम था रूट एपेक्स वाला, उसका भी डिस्कशन यहां पर होगा। ठीक, डिफरेंशिएशन, तो अब आप सबसे पहली बच्चों हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशिएशन। आप सबसे पहले ये आपने हेडिंग डाल दी है। यहां पर सबसे पहले जो आपने हेडिंग डाली है वो आपने डाली है डिफरेंशिएशन। ठीक, अब समझिए डिफरेंशिएशन क्या था। भाई जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी वो डिवाइड करना बंद कर दे और कोई परमानेंट टिश्यू बना ले, इसको आपने डिफरेंशिएशन बोला था। भाई इसी को तो बोला था, आपको बताया गया था एनाटॉमी की क्लास में। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या था। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी सेल्स है। ठीक है, ये आपकी सेल्स हैं। इन सेल्स को मैं बोल रहा हूं एमसी। एमसी मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। एमसी मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। तू अगर भूल जाएगा तो ब्रैकेट में लिख मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, एमसी का मतलब हो गया है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हैं? जो डिवाइड करती हैं। अब ये डिवाइड करना बंद कर दे। ठीक है, लूज डिवाइड करना बंद कर दे। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपकी कहां कहां प्रेजेंट है? ये आपके रूट के एपेक्स पर भी है और आपके शूट के अपेक्स पे भी है, जिसको आप बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो अगर ये सेल लूज कर दे डिवाइडिंग कैपेसिटी, लूज कर दे, क्या लूज कर दे? डिवाइडिंग कैपेसिटी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये सेल डिफरेंशिएट हो गई। किसमें डिफरेंशिएट हो गई? इन्होंने आपका बना लिया है परमानेंट टिश्यू। इन्होंने आपका बना लिया है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बना लिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा डिफरेंशिएशन में एग्जाम्पल की बात की कि जो ट्रैकरी एलिमेंट होते हैं, एग्जाम्पल में इन्होंने कहा जो आपके ट्रैकरी एलिमेंट है, इन ट्रैकरी एलिमेंट के अंदर कौन आता है? इनके अंदर आते हैं आपके ट्रैकेड। और कौन आता है? और इनके अंदर आपके आते हैं वेसल्स। तो ट्रैकरी एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन से फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, जो ट्रैकेड और वेसल्स है, ट्रैकेड वेसल्स कैसे टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, और ये किस प्रोसेस से फॉर्म्ड होते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस से फॉर्म्ड होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो ट्रैकरी एलिमेंट होते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट जो होते हैं, ये दो चीजें इनके अंदर है। एक तो ये लूज कर देते हैं किसको? प्रोटोप्लाज्म को। अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देंगे। तो जब ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देंगे तो आपको बताया था कि ये कैसे हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो जब ट्रैकिड हो या वेजल्स हो, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म लूज हो गया है, तो ये तो एक अच्छी बात है। अब वहां एक कैविटी क्रिएट हो गई है जहां से वाटर आपका मूव करेगा। तो ये एक अच्छी चीज हुई कि ट्रैकिड और वेजल्स ने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर दिया। तो अब वहां कैविटी क्रिएट हो गई है और उस कैविटी से वाटर मूव करेगा। अदरवाइज वो प्रोटोप्लाज्म
उस वाटर के मूवमेंट को अपोज कर सकता था। ठीक, तो पहला है लूज प्रोटोप्लाज्म। और दूसरी चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जैसे कि दूसरी चीज यहां पे बता देता हूं। जैसे आपका ये एक ट्रैकिड है ना, ये मान लीजिए आपका एक ट्रैकिड है, ठीक है, ये आप मान लीजिए आपका दूसरा ट्रैकिड है, ठीक है, दूसरा ट्रैकिड है, ठीक है। और आपको मालूम है कि बाहर की तरफ जो वॉल होती है उसको आप बोलते हैं प्राइमरी वॉल, और अंदर की तरफ आपकी जो वॉल है, ये देखिए जो वॉल आपको थिक दिख रही है, जो वॉल आपको थिक दिख रही है, जो वॉल आपको थिक दिख रही है, जो वॉल आपको थिक दिख रही है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल कहां है? अंदर है। प्राइमरी वॉल कहां है? आउटर है। और इस सेकेंडरी वॉल में भाई सेल वॉल किसकी बनी होती है? मेनली सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज प्राइमरी वॉल में भी होता है, सेलुलोज सेकेंडरी वॉल में भी होता है, बट सेकेंडरी वॉल में एक चीज आपको मिलेगी जो प्राइमरी वॉल में नहीं मिलती, तो वो मैं आपको रेड कलर के डॉट से दिखा देता हूं। आपको सेकेंडरी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा, सेकेंडरी वॉल में आपको लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा। तो सेकेंडरी वॉल में आपको लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा। तो बच्चों सेलुलोज भी है और लिग्निन भी है, इसका मतलब जो सेल वॉल है उसके अंदर आपका लिग्निन भी है और सेलुलोज भी है। ठीक, सेलुलोज दोनों वॉल में है, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी, बट लिग्निन कहां पर है? लिग्निन आपका सिर्फ सेकेंडरी वॉल में है। तो अगर मैं लिग्निन और सेलुलोज दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो आपका सेकेंडरी वॉल में लिग्निन भी है और सेलुलोज भी है। तो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से जो सेकेंडरी वॉल होती है वो आपकी थिक हो जाती है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो थिक हो जाती है, बाहर वाली है प्राइमरी, अंदर वाली है सेकेंडरी। सेकेंडरी वॉल में लिग्निन भी है, सेलुलोज भी है, सेकेंडरी वॉल थिक हो जाती है क्योंकि उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन है। अब आप देखिए, अब यहां से वाटर मूव कर रहा है, ये देखिए ये वाटर की ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, ये वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर के ड्रॉप्स है, ये वाटर के ड्रॉप्स है। अब आप देखिए वाटर किसके साथ अटैच है? देखिए वाटर मूव कर रहा है, एक ट्रैकेड से दूसरे ट्रैकेड में वाटर मूव कर रहा है। तो ये जो वाटर है ये किसके साथ अटैच है? आपका वाटर किसके साथ अटैच है? वाटर अटैच टू वाटर अटैच टू सेकेंडरी वॉल। वाटर किससे अटैच है? वाटर आपका अटैच है, किससे अटैच है? देखिए वाटर को कौन टच कर रहा है? कौन सी वॉल टच कर रही है? जो अंदर वाली वॉल है। तो एक ट्रैकेड से पानी दूसरे ट्रैकेड में जा रहा है, एक ट्रैकेड से पानी दूसरे ट्रैकेड में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? एक ट्रैकेड से पानी दूसरे ट्रैकेड में जा रहा है। और वो पानी किससे अटैच है? वो पानी अटैच है सेकेंडरी वॉल के साथ। और सेकेंडरी वॉल में क्या है? आपका लिग्निन। तो सेकेंडरी वॉल और वाटर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाटर हो गया और सेकेंडरी वॉल, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बोलते हैं एडहेशन। एडहेशन, जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो इसको एडहेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दो टर्म होते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, ठीक है, कोहिजन, एडहेशन, ठीक है। तो
अगर वाटर वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, सिमिलर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब ट्रांसपोर्टिंग प्लांट होता था सिलेबस में तो ये पढ़ाया जाता था। अगर वाटर वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिमिलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप इसको कोहेजन बोलते हैं। लेकिन वाटर जो जा रहा है वो ट्रैकिड और वेजल्स की वॉल पर भी तो अटैच होगा। अरे भाई, आप गार्डन में पानी दे रहे हो, पाइप से पानी दे रहे हो, तो वो जो पानी पाइप से निकल रहा है वो पाइप के अंदर वाली वॉल को टच करता हुआ तो निकल रहा है। तो पानी जो है आपका, जो ट्रैकिड वेजल्स है उनकी वॉल के साथ भी अटैच है। तो वाटर और वॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं एडेशन। और ये कहीं ना कहीं वाटर के मूवमेंट में हेल्प करती है। ये आपकी हेल्प करती है वाटर के मूवमेंट के अंदर। आओ जरा अब इसको एनसीईआरटी से देखो, तुम्हें मजा आएगा, तुमको मजा आएगा, तुमको मजा आएगा। सेल डेराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसका मतलब ये रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम, इनसे जो सेल बनी, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से जो सेल बनी है, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम, एंड कैम्बियम, कैम्बियम का भी नेचर कैसा है, कैम्बियम का भी नेचर कैसा है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। क्या हो जाती है वो, डिफरेंशिएट हो जाती है और मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू द मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करना बंद कर दे, मतलब उनके अंदर डिफरेंशिएशन प्रोसेस आपका हो जाता है। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। सेल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस उसकी सेल वॉल में भी हो सकते हैं और उसके प्रोटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म ट्रैकरी एलिमेंट, जिसमें आपका ट्रैकिड भी है और आपका क्या है, वेजल्स भी है। ट्रैकरी एलिमेंट फॉर्म करते हुए सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देगी। तो इसलिए ट्रैकिड और वेजल्स कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और वो क्या डेवलप करती है, एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी वॉल डेवलप करेगी, जो किसमें हेल्प करेगा, टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। क्यों लेके जा रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन। ये मैंने आपको समझा दिया है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब है डी डिफरेंशिएशन। अब आप याद करिए, मैंने आपको डी डिफरेंशिएशन समझाया था, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एनाटॉमी के अंदर कि डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि डी डिफरेंशिएशन आपका क्या है। यहां पर हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, है ना, ये हमने यहां पर एक आपकी लाइन खींच ली है। तो आपने डिफरेंशिएशन हेडिंग डाली थी बच्चों, अब आप हेडिंग डालिए डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिएगा, डी डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए, आपके पास ये सेल्स थी मेरिस्टेमेटिक सेल, एमसी, एमसी, ये है आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करना बंद कर दे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या किया, लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, जिसको आपने क्या बोला था, जिसको आपने बोला था डिफरेंशिएशन, है ना, जिसको आपने बोला था डिफरेंशिएशन। और आपका क्या बन गया था, आपका क्या बन गया था,
आपका बन गया था परमानेंट टिश्यू। ये देखिए, ये आपका बन गया है परमानेंट टिश्यू। ये रहा आपका परमानेंट टिश्यू, ये रहा आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं कर रही, बट अगर इसकी सेल्स, परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं कर रही, भाई परमानेंट टिश्यू की सेल डिवाइड नहीं कर रही, बट अगर इसकी सेल दोबारा से रीगेन दी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, अगर इनमें दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई, तो ये परमानेंट टिश्यू जो थे आपके, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ये जो परमानेंट टिश्यू थे, अगर इनकी सेल्स में डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई, तो ये वापस से कैसी सेल बना लेंगे? ये वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बना लेंगे। तो जो डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाए। इस परमानेंट टिश्यू का मैंने एग्जाम्पल बोल दिया पेरेन्काइमा, इसका मैंने एग्जाम्पल बोल दिया पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है, बट अगर उसके अंदर डिवाइड करने कैपेसिटी आ गई, तो वो वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिन लोगों ने जीना छोड़ दिया था, उनके अंदर वापस से जीने का वजूद पैदा हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ाई करनी छोड़ दी थी, उनके अंदर वापस से पढ़ने की जिज्ञासा आई। उन्होंने किताब उठाई और उन्होंने कहा हम 16-17 घंटे अगर अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो लोग डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, डायरेक्ट याद रखिए। एक आपको एनाटॉमी के अंदर बताया गया था, याद करिए, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। याद करिए, आपको बताया गया था इंटर फैसिकुलर कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आप याद रखिए कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। फिर एक चीज इन्होंने बोली है, क्या बोली है? टिश्यू कल्चर में इन्होंने बोला है, टिश्यू कल्चर में, अब जरा आप टिश्यू कल्चर के अंदर देखिए। ठीक है, आप टिश्यू कल्चर के अंदर देखिए, तो टिश्यू कल्चर के अंदर आप देखिए, इन्होंने बोला कि आपने एक बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर में आपने डाली है लीफ, उस बीकर में आपने डाली है लीफ। अब लीफ के अंदर कौन सी सेल है? भाई लीफ के अंदर मीजोफिल है। और मीजोफिल क्या होता है? भाई मीजोफिल क्या है? मीजोफिल एक पेरेन्काइमा है। याद करिए एनाटॉमी, मीजोफिल डिवाइड इनटू पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। भाई मीजोफिल में जो सेल्स हैं, उनके कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो मीजोफिल सेल का मतलब क्या है? पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा है। मीजोफिल सेल का मतलब है पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? पेरेन्काइमा है पीटी, मतलब पीटी का मतलब है परमानेंट टिश्यू। पीटी का मतलब परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर में क्या हुआ? इसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, लीफ आपने डाली है एक बीकर के अंदर, लीफ में है मीजोफिल सेल्स, उनके कलेक्शन को बोलते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। क्या वो डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन अब इनके अंदर आ गई है रीगेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, रीगेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई। अब अगर ये डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेरिस्मेटिक सेल्स। ठीक है, अगर ये डिवाइड करेंगे मेरिस्मेटिक सेल्स, पेरेन्काइमा डिवाइड करेंगे
तो क्या बनाएंगे, पेरेन्काइमा डिवाइड करेंगे तो आपकी बनाएंगे मेरिस्मेटिक सेल्स। तो यहां पर एक मास ऑफ सेल बन जाता है, यहां पर एक मास ऑफ सेल बन गया है मेरिस्मेटिक सेल का। तो ये जो आपका बना है ये है आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल ये आपका मास है, इसका मास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जो डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये जो मास बना है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वो सेल जो किसी में डिफरेंशिएट नहीं हुई, क्योंकि इनका नेचर मेरिस्मेटिक है। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इनको आप बोलते हैं कैलस। तो किताब में यही आया था नीट में इस साल, किताब में पूछा है कि ये जो कैलस है ये किस प्रोसेस से बना। आप खुद बताइए ये कैलस किस प्रोसेस से बना। ये आपका बना है डी डिफरेंशिएशन। आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, डी डिफरेंशिएशन से। अब जरा इसको किताब के अंदर देख लेते हैं हम। आइए, प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, that by now have lost the capacity of divide। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब किसकी बात हो रही है, परमानेंट टिश्यू की बात, जो डिवाइड नहीं कर रहा था, जिसने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया था, लेकिन उसके अंदर दोबारा से कैपेसिटी आ जाए डिवीजन की, इस फिनोमिना को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, किस मेरिस्टेम की बात कर रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। while doing so such मेरिस्टेम और टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस, यहां तक, ठीक है, एक मिनट, ये लाइन नहीं, यहां तक मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर, what would you call the parenchyma cell that are made to divide under controlled lab condition during tissue culture। पेरेन्काइमा सेल मतलब आप मान लो वो लीफ वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया, मीजोफिल वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया, तो आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे। ये जो ट्यूमर है, ये जो लाइन लिखी हुई है, आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे, आप इसको डालोगे डी डिफरेंशिएशन। अब ये वाला बचा आपका रीडिफरेंशिएशन, तो इसको भी मैं आपका समझा देता हूं। चलिए पहले रीडिफरेंशिएशन समझा देता हूं। ये हो गया, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए रीडिफरेंशिएशन। अब आप हेडिंग डालिए रीडिफरेंशिएशन। अब आप याद करिए सर ने एनाटॉमी में रीडिफरेंशिएशन क्या बताया था, याद करिएगा रीडिफरेंशिएशन क्या बताया था। ये आपकी सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, ठीक है। ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब डिवाइड करने की कैपेसिटी चली गई, डिफरेंशिएशन हुआ। तो इन्होंने कैसा टिश्यू बना लिया, इन्होंने परमानेंट टिश्यू बना लिया। परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं कर रही, बट अगर इनके अंदर दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई तो आप बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। तो इन्होंने वापस से आपका क्या बना लिया, मेरिस्मेटिक सेल बना दिया। अब ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स है, इन्होंने दोबारा से, भाई यहां तक तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, इन्होंने दोबारा से अगेन लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। इन्होंने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया।
तो डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया, ठीक है, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गए, ये वापस से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये इन सेल्स ने दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। री मतलब दोबारा, सेल ने दोबारा डिवाइड करना बंद कर दिया, सेल ने दोबारा से डिवाइड करना बंद कर दिया, सेल दोबारा से डिफरेंशिएट हो गई। तो इन्होंने बोला रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल क्या है। तो अब हमारे सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती थी तो रीडिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल समझाए जाते थे, है ना, कि जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बट अब ये समझाए नहीं जाते किस तरीके से है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है। तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए सेकेंडरी जाइलम, वो जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता है, इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम। दूसरा एग्जाम्पल है सेकेंडरी फ्लोएम। और एग्जाम्पल बता देता हूं, और एग्जाम्पल है कॉर्क, जिसको आप बोलते हैं फैलम। डायरेक्ट याद रखना क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनते हैं, बाद में बनते हैं जब प्लांट गर्थ और डायमीटर में बढ़ता है, ठीक है। कॉर्क हो गया, फैलम जिसको मैं बोल रहा हूं, और आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया। ये आप डायरेक्ट रट्टा मार के रखिएगा फैलोडम, क्योंकि यहां पर आपको सर ने ये नहीं समझाना कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है, कहां बनता है, कॉर्क क्या होती है, कहां बनती है, नहीं बताना, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपकी रीडिफरेंशिएशन में जाएंगे, ठीक। चलिए अब जरा रीडिफरेंशिएशन को रीड किया जाए एक बार। ये देखिए रीडिफरेंशिएशन। अब देखिए कॉर्क कैम्बियम फॉर्म फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स। तो ये जो सेल्स बनी है ये मैरिस्मेटिक सेल्स हैं। ये किससे बनी है, डी डिफरेंशिएशन से बनी है। लेकिन अगर ये मैरिस्मेटिक सेल्स आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल, तो ये क्या करेंगे। अब भाई कॉर्क कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये कैसी हैं, ये डी डिफरेंशिएशन से बनी है, मतलब ये मैरिस्मेटिक सेल्स हैं। अब ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके नई सेल्स बनाएंगे, और वो सेल्स अगर अब डिवाइड करना बंद कर दे, ये देखिए दैट वन अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, रीडिफरेंशिएशन। तो जो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से सेल बनी, जो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से सेल बनी, जो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से सेल बनी थी मैरिस्मेटिक, उन्होंने दोबारा डिवाइड करना बंद कर दिया और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। और जिसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन अ वुडी डाइकोटिलेडोन प्लांट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। हमसे ही पूछा है और मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब यहां क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वी हैव मेंशन दैट द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। तो अगर हम जनरल बात करते हैं कि प्लांट में ग्रोथ कैसी है, तो आप कहते हैं कि प्लांट के अंदर मेरिस्टेम मिलते हैं, तो प्लांट के अंदर ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होती है, तो आप बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। अब यहां लिखा है इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, तो इनडिटर्मिनेट तो आप समझ गए, इनडिटर्मिनेट तो आप समझ गए, शूट एपेक्स ग्रो कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, शूट एपेक्स। डिटर्मिनेट में आप ये समझ लीजिए लीफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, लीफ कोई ऑर्गन बन गया तो उस जगह पर जो ग्रोथ है वो आपकी स्टॉप हो गई है, ठीक है, आपका लीफ का फॉर्मेशन हो गया, कोई ऑर्गन आपका बन गया है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम आएगा लीफ ग्रो तो करेगी, छोटे से वो बड़ी हो रही है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बट एक टाइम आएगा कि ये चीज भी तो रुकेगी ना, या वो ग्रो करती 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 पूरा 2 किलोमीटर तक ग्रो करेगी नहीं, ठीक है। तो जनरली हम जो बोलते हैं प्लांट में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, बट कुछ पार्ट में जो ग्रोथ है वो कैसी है, डिटर्मिनेट है।
सो वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। अब जरा ये पैराग्राफ समझिएगा, इसके अंदर आपका जो एनाटॉमी में रूट का जो डायग्राम है वो एक्सप्लेन होगा। तो आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है, ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। आइए, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। जब आप एक रूट का डायग्राम देखते हैं किताब के अंदर, एक रूट एपेक्स का डायग्राम देखते हैं, ठीक है, मैं आपको रूट एपेक्स का डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, यहां आपको व्हाइट कलर से सेल दिखी, बिल्कुल दिखी, ठीक है, व्हाइट कलर से आपको सेल दिखी है, ठीक है, यहां आपको व्हाइट कलर से सेल दिखी हैं, ठीक है, ये आपको पिंक कलर से सेल दिखी हैं, ठीक है, उसके बाद आपको सर ने रेड कलर से सेल दिखाई है, और उसके बाद सर ने ग्रीन कलर की तरफ आपको सेल दिखाई है, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपको पिंक कलर से सेल दिखाई है, ठीक है, व्हाइट कलर से दिखाई है, और रेड कलर से दिखाई है, और ग्रीन कलर से दिखाई है। तो ये जो चीज आपको दिख रही है जिसमें आपको अलग अलग कलर से सेल दिखाई है, इसको आप बोलते हैं रूट एपेक्स, ठीक है, ये रूट की क्या है, टिप है, ये रूट की टिप है। तो इसमें जो है आपका ये जो सेल है पिंक वाली सेल्स, ठीक है, ये वाली जो पिंक वाली सेल है, ये वाली पिंक वाली जो सेल है, ये पिंक वाली सेल आपकी फॉर्म्ड करती है रूट कैप, ये फॉर्म करती है आपकी रूट कैप। तो इन सेल्स को बोला जाता है इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, इन सेल्स को बोला जाता है इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। इनिशियल्स ऑफ रूट कैप का मतलब क्या हुआ, इनिशियल ऑफ रूट कैप का मतलब क्या हुआ, ये जो पिंक कलर से सर ने सेल बनाई है, ये सेल्स को बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। ये सेल्स रूट कैप का फॉर्मेशन करती हैं। ये देखिए, अब जरा ये सेल्स रूट कैप का फॉर्मेशन करेंगी, ये देखिए, ये आपका रूट कैप का फॉर्मेशन किया। तो रूट कैप का फॉर्मेशन किसने किया, रूट कैप का फॉर्मेशन किया है इनिशियल ऑफ रूट सेल ने, ठीक। अब ये जो व्हाइट कलर की सेल्स आपको दिख रही हैं, ये व्हाइट कलर की सेल्स आपको दिख रही हैं, ये व्हाइट कलर की सेल्स आपकी बनाएंगी एपिडर्मिस, ये आपकी रूट के अंदर बनाएंगी एपिडर्मिस। इन सेल्स को बोला जाता है प्रोटोडर्म, इन सेल्स को बोला जाता है प्रोटोडर्म, इन सेल्स को बोला जाता है प्रोटोडर्म, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको प्रोटोडर्म, मैं आपको एपिडर्मिस बनते हुए दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, बाहर की तरफ आपको क्या दिखी, बाहर की तरफ आपको क्या दिखी, बाहर की तरफ आपको दिखी है एपिडर्मिस। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको प्रोटोडर्म लिखा है। इसकी लेबलिंग किताब ने जो की है वो की है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का मतलब है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्म का मतलब है एपिडर्मिस। तो रूट एपेक्स पर मैंने
पिंक कलर से सेल दिखाई, व्हाइट कलर से सेल दिखाई, रेड कलर से सेल दिखाई, ग्रीन कलर से सेल दिखाई। जो पिंक वाली सेल्स है वो रूट कैप बना लेंगी, उन सेल्स को बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। जो व्हाइट कलर की सेल्स है, ठीक है, व्हाइट रूट एपेक्स पर जो व्हाइट कलर की सेल्स है वो एपिडर्मिस बना लेंगी, उन सेल्स को बोलते हैं प्रोटोडर्म। तो ये देखिए बाहर की तरफ एपिडर्मिस बन गया है। और जो आपकी रेड कलर की सेल्स है, रेड कलर की, इनको बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स। तो ये रूट के अंदर आपका कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब फॉर्म्ड करेंगी। ये रूट के अंदर आपका इस तरीके से देखिए, ये ऐसे करके देखिए, ये तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है रेड वाला, ये आपका कॉर्टेक्स है, ये आपका कॉर्टेक्स है, ये आपका क्या है, कॉर्टेक्स है। ये जो रेड से पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये आपका कॉर्टेक्स है, ये आपका कॉर्टेक्स है। देखिए सबसे बाहर क्या बना, एपिडर्मिस, अंदर की तरफ क्या बनेगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस बनेगा। कौन बनाएगी, ये सेल्स बनाएंगी। इन सेल्स को क्या बोला, इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स। और जो ग्रीन वाली सेल्स है, ये ग्रीन वाली सेल्स अंदर की तरफ, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इन ग्रीन कलर वाली सेल्स को आप क्या बोलेंगे, इन ग्रीन कलर वाली सेल्स को आप बोलेंगे इनिशियल्स ऑफ वैस्कुलर सिलेंडर, इनिशियल्स ऑफ वैस्कुलर सिलेंडर। इनिशियल्स ऑफ वैस्कुलर सिलेंडर का मतलब है ये सेल्स आपकी फॉर्म करेंगी वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फिलोएम। ये एनसीईआरटी में डायग्राम है आपका प्लांट एनाटॉमी के अंदर, स्टार्टिंग का जो डायग्राम है रूट एपेक्स का। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने रूट एपेक्स में एक सेल आपको दिखाई पिंक कलर से, एक दिखाई व्हाइट कलर से, एक दिखाई रेड में, एक दिखाई ग्रीन में। तो जो पिंक वाली सेल्स है उनको बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, ये सेल्स रूट कैप बना लेती है। अब उसके बाद जो रेड व्हाइट कलर की जो सेल्स है, व्हाइट कलर की सेल्स बनाएगी एपिडर्मिस। ये जो व्हाइट कलर से बाहर की तरफ दिखाया है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और उसी को बोल रहे हैं आप प्रोटोडर्म। ठीक है, इन सेल्स को आप बोल रहे हैं प्रोटोडर्म, क्योंकि ये सेल्स आपकी बनाती हैं एपिडर्मिस। अब व्हाइट से अंदर की तरफ जो रेड कलर का रीजन है, जो रेड कलर की सेल्स है, उसने अंदर की तरफ आपका बना लिया है, क्या बना लिया है, उसने अंदर की तरफ, इन सेल्स को बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स। तो ये सेल्स आपका अंदर की तरफ क्या बना रही है, ये सेल्स ने आपका एपिडर्मिस से अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरह बनाया। उसके बाद जो ग्रीन वाली सेल्स है इनको बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ वैस्कुलर सिलेंडर। तो ये सेल्स अंदर की तरफ क्या बनाएगी, ये सेल्स अंदर की तरफ बनाएगी जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों सेल्स की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है कौन क्या बना रहा है। जो सेल्स आपके अंदर की तरफ है, एकदम अंदर की तरफ है, एकदम इनर साइड है, एकदम अंदर की तरफ है, वो आपका जाइलम फ्लोएम बना रही है। जो सेल्स आपकी मिडिल में है, जो सेल्स आपकी मिडिल में है, वो आपका कॉर्टेक्स बना रही है। और व्हाइट कलर की सेल्स आउटर में थी, जो सेल्स आपकी आउटर साइड में है वो एपिडर्मिस बना रही है। तो ये सेल की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। जो सबसे बाहर है वो रूट कैप बना रही है, जो से थोड़ा सा अंदर है वो आपकी एपिडर्मिस बना रही है, जो थोड़ा और अंदर है वो कॉर्टेक्स बना रही है, जो और अंदर है वो वैस्कुलर टिश्यू बना रही है। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। आओ जरा अब आप ये एनसीईआरटी रीड करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए, देखिए, बिकॉज सेल और टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी।
ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। अब आप देखिए, मैंने आपको 3 तरह की सेल्स दिखाई थी, ठीक है, मैंने आपको 3 तरह की सेल्स दिखाई, ठीक है, मैंने आपको 3 तरह की सेल्स दिखाई, ठीक है, रूट एपेक्स पर मैंने आपको इस तरीके से दिखाया। उसको छोड़ दीजिए, अगर मैं उसको हटा दूं, रूट कैप वाले को हटा दूं, तो ये इसने क्या बनाया, जो सबसे बाहर थी एपिडर्मिस बनाया, इससे अंदर वाली ने क्या बनाया, कॉर्टेक्स बनाया, मैंने रूट कैप वाला हटा दिया, और इसने क्या बनाया, इसने वेस्कुलर टिश्यू बनाया। ये सेल्स किसकी पार्ट है, ये सेल्स कहां प्रेजेंट है, रूट एपेक्स पर प्रेजेंट है, ठीक। और ये तीनों की तीनों क्या है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के, प्राइमरी मेरिस्टेम पे। तो रूट एपेक्स पर मैंने आपको 3 तरह की सेल्स दिखाई, इनिशियल्स वाली रूट कैप को छोड़ दीजिए, आपको ये वाली सेल्स एपिडर्मिस बनाएगी, जो थोड़ी अंदर है वो कॉर्टेक्स बनाएगी, जो थोड़ी और अंदर है वो वेस्कुलर टिश्यू बनाएगी, ठीक है, ये रूट एपेक्स पे सेल्स प्रेजेंट है। और इन तीनों सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ये तीनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स हैं। तो आप देखिए, एक ही मेरिस्टेम में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बना रही हैं प्लांट का। ये देखिए, सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम, एक ही मेरिस्टेम से जो सेल्स और टिश्यू आपके हैं अराइज हो रहे हैं, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। तो एक ही मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, एक ही मेरिस्टेम्स की जो सेल्स हैं, ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं। ये जो मैंने आपको सेल्स दिखाई हैं, ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये जो मैंने यहां आपको डायग्राम पे सेल दिखाई, ठीक है, ये व्हाइट कलर से दिखाई, रेड से दिखाई, ग्रीन से दिखाई, ये तीनों मेरिस्मेटिक सेल्स हैं जो आपके रूट एपेक्स पे प्रेजेंट है। और इनका नेचर क्या है, इनका नेचर है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो एक ही मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं वो आगे जाके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती हैं, कोई एपिडर्मिस, कोई कॉर्टेक्स, कोई आपका वेस्कुलर टिश्यू। द फाइनल स्ट्रक्चर जो बन रहा है बाद में, फाइनल स्ट्रक्चर जो मैच्योरिटी में बन रहा है, वो डिटरमाइंड हो रहा है किससे, लोकेशन ऑफ सेल्स से। जो सेल्स बाहर की तरफ है वो एपिडर्मिस बनाएंगी, जो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ है वो आपका रूट कैप बनाएंगी, जो थोड़ी सी अंदर है वो कॉर्टेक्स बनाएंगी, जो थोड़ी और अंदर है वो वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगी। देखिए, सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपेक्स, रूट एपेक्स से दूर, रूट एपेक्स से जो दूर है वो बना लेंगी रूट कैप सेल्स, ठीक है, रूट कैप सेल्स। तो रूट एपेक्स के अंदर ये 3 ही आती हैं, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू बनाने वाली सेल्स। ये 3 पार्ट है रूट एपेक्स के, वो एपिडर्मिस बनाने वाली सेल्स, कॉर्टेक्स बनाने वाली सेल, वेस्कुलर टिश्यू बनाने वाली सेल्स। तो रूट एपेक्स से जो और दूर है, जो और बाहर की तरफ है, उन्होंने बनाया रूट कैप, while those push to the periphery mature as epidermis। ये देखो epidermis। Can you add few more example of open differentiated correlating the position of cell? मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दिए हैं, इन्होंने सिर्फ एपिडर्मिस तक बताया था, मैंने आपको वो बता दिया कि जो थोड़ी अंदर होगी वो कॉर्टेक्स बनाएगी, जो थोड़ी और अंदर होगी वो वेस्कुलर टिश्यू बनाएगी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी यहां पर ऐड कर दिए हैं। इसने हमसे पूछा है क्या आप लोकेशन के बेसिस पर कुछ और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, मैंने कहा ये देखिए, कॉर्टेक्स बना दी, वेस्कुलर टिश्यू बना दी, इनकी लोकेशन थोड़ी अंदर थी। तो यहां तक की पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। हेलो हेलो, हाँ। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन एनसीईआरटी से करेंगे, बहुत आसान है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, ठीक है। डेवलपमेंट, आप पहले इस डायग्राम को समझिए, ये डायग्राम क्या कहता है ना, इस डायग्राम को समझिए, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ओवरऑल मैं डेवलपमेंट की बात करूं बच्चों, आप एक सीड को जमीन में लगाते हो, ठीक है, उसके अंदर सीडलिंग होती है, मतलब वो जब सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है, सीड इनिशियल स्टेज में क्या होती है, सीडलिंग होती है ना, जिसमें आपकी हाइपोकोटाइल निकलती है, एपिकोटाइल निकलती है, रूट बनती है, आपकी शूट बनती है ना, सीड जर्मिनेट करता है, आपका प्लांट बनता है ना, उस प्लांट में बाद में फ्लावर आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और फिर लास्ट में एक वृद्ध अवस्था आती है,
जब उस प्लांट के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस इनिबिट हो जाती है, उसमें मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके बाद सीधा मृत्यु हो जाएगी प्लांट की। तो वो जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सेनेसेंस। तो सेनेसेंस क्या है भाई? सेनेसेंस वो कंडीशन है जब आपका मेटाबॉलिज्म, या मैं कहूं आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, या मैं कहूं आपका क्लोरोफिल सिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल सिंथेसिस, ठीक है, ये सब स्टॉप हो जाता है, ये सब इनिबिट हो जाता है, और इसके बाद सेल की क्या हो जाएगी? इसके बाद सेनेसेंस लीड्स टू डेथ, सेनेसेंस लीड्स टू डेथ। तो सबसे पहले आपकी क्या है? मेरिस्मेटिक सेल्स है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो मेरिस्मेटिक सेल्स आप ऐसे ले लीजिए, मेरिस्मेटिक सेल्स क्या करेगी? डिवाइड करेगी, डिवाइड करके अपने नंबर को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक सेल्स है वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करके और डिवाइड करने से पहले वो क्या करेगी? अपने प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, है ना। आपने पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस सेल इंटरफेस करती थी, तो सेल इंटरफेस में अपने प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उस टाइम सेल थोड़ी सी एनलार्ज हो रही है, उस टाइम सेल थोड़ी सी एनलार्ज हो रही है भाई। उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो बढ़ गई है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कंटेंट बढ़ गया है, तो सेल थोड़ी सी एनलार्ज कर रही है, ठीक है। उसी को बोला है प्लाज्मेटिक ग्रोथ, ठीक है। अब सेल डिवाइड करने के बाद भाई सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, सेल्स आपकी डिवाइड कर गई है, मेरिस्मेटिक सेल्स बन गई, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपेंशन, उस मेरिस्मेटिक सेल्स के अंदर किसका डेवलपमेंट हुआ? वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, तो सेल इलोंगेट हो गई। भाई मेरिस्मेटिक सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं है, उन सेल्स का जो साइज है वो कैसा है? ये सेल्स कैसी हैं? स्मॉल इन साइज है, इनके अंदर वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ तो ये पहुंच गई जोन ऑफ इलोंगेशन में, ठीक है। वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, सेल्स एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब सेल अब डिवाइड तो करेगी नहीं, तो वो कहां जाएगी? मैच्यूरेशन जोन में जाएगी। तो अगर आपको याद हो, मेरिस्मेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैच्यूरेशन जोन, सेल डिवाइड करती है, उसके बाद उसके अंदर वैक्यूल डेवलप होता है, सेल इलोंगेट हो जाती है, और अब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, सेल मैच्योर हो चुकी है, वो अब एक मैच्योर सेल बन चुकी है। इस मैच्योर सेल के अंदर अब सेनेसेंस वाली स्टेज आ गई है, इसके सारे प्रोसेस रुक गए हैं, और अब इस सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। सेल्स पहले डिवाइड करती हैं, मेरिस्मेटिक, उनका साइज छोटा है, अब उनके अंदर वैक्यूल डेवलप हुआ तो सेल एनलार्ज हो गई, ठीक है। और अब वो सेल्स आगे डिवाइड नहीं कर रही हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं, ठीक है। उन्होंने कोई ना कोई ऑर्गन बना लिया होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर या कोई ना कोई शेप अटेन कर लिया होगा, वो सेल्स कोई ना कोई परफॉर्म कर रही होंगी कोई ना कोई फंक्शन। अब उन सेल्स में हो गया सेनेसेंस, ये सारी चीजें उनके अंदर रुक गई, अब उनकी मृत्यु से मुलाकात हुई, ठीक है। ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस को सीक्वेंस में समझाया गया है। चलिए अब जरा यहां देखिएगा, development is a term that include all changes that an organism goes throughout during its life cycle। भाई हम लोग पैदा हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, फिर बच्चा बना, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक टाइम हम बुढ़ापे की तरफ आएंगे, और जिसको आप एजिंग बोलते हो, और फिर हमारी डेथ हो जाएगी। वही प्लांट के केस में है। कब? जब आपने बीज डाला, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू सेनेसेंस, ठीक है, सीड्स टू सेनेसेंस। अब सीड से मृत्यु तक जाना, सीड डाला, जर्मिनेशन हुआ, प्लांट आया, रूट स्टेम लीफ आया, फिर उसमें फ्लावर आए, फिर उसमें फ्रूटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद प्लांट बूढ़ा होता चला गया, ओल्ड होता चला गया, उसके अंदर सारी चीजें रुक गई और उसकी डेथ हो गई। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। डेवलपमेंट एक सेल से हायर प्लांट की तरफ, ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
प्लास्टिसिटी और हेट्रोफिली, दो टर्म यहां पर है, ठीक है, दो टर्म यहां पर है। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक प्लांट में मान लीजिए दो तरह की लीफ बनी। भाई एक प्लांट में दो तरह की लीफ बनी। यूजुअली एक प्लांट पे आपको एक ही तरह की लीफ दिखती होंगी, आम का पेड़ देखते होंगे, जामुन का पेड़ देखते होंगे, एक ही तरह की लीफ दिखती होंगी, अमरूद का पेड़ देखते होंगे, एक ही तरह की लीफ दिखती होंगी, है ना। अगर आपको एक पेड़ पर दो तरह की लीफ दिख गई, देखो अलग अलग दिख रही है, ये उंगली थोड़ी बड़ी है छोटी है, एक पेड़ पर दो तरह की लीफ दिख गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लीफ का बनने का जो प्रोसेस रहा है वो अलग है, और इस लीफ का जो बनने का प्रोसेस है वो अलग है। भाई अगर इन दोनों लीफ के बनने का प्रोसेस सेम होता तो ये अलग अलग क्यों दिखती? ये सेम ही दिखती। अगर ये दोनों लीफ एक ही ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करती तो ये अलग अलग नहीं दिखती। तो दो लीफ अलग अलग इसलिए दिख रही हैं क्योंकि इनके ग्रोथ पैटर्न अलग अलग है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, ठीक है, प्लांट अपने डेवलपमेंट के टाइम अलग अलग पाथवे को फॉलो कर गया, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें दो डिफरेंट टाइप की लीफ बनी। तो प्लांट फॉलो टू डिफरेंट पाथवे कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ठीक है। और ये जो प्लांट ने दो अलग अलग पाथवे फॉलो किए हैं, इसमें रोल इन्वायरमेंट का भी हो सकता है, और इसमें जो रोल है वो आपका इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ, ठीक है, फेज ऑफ लाइफ। तो जब मैं फेज ऑफ लाइफ बोल रहा हूं तो इसमें मैं इंटरनल फैक्टर की बात कर रहा हूं, मतलब जीन डीएनए की बात कर रहा हूं। भाई एक प्लांट में दो तरह की लीफ मिल रही हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो डीएनए में कुछ है, जीन लेवल पे कुछ अलग दिक्कतें हैं, है ना, जीन लेवल की वजह से ऐसा हुआ, डीएनए की वजह से ऐसा हुआ। दूसरा, जो इन्वायरमेंट फैक्टर है, इन्वायरमेंट फैक्टर किस में जाएंगे? एक्सटर्नल में जाएंगे, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सब बाहर के जो फैक्टर हैं। तो क्या लिखा हुआ है? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, प्लांट अपने डेवलपमेंट के टाइम अलग अलग पाथवे को फॉलो कर गया, और ये जो डिफरेंट पाथवे हैं इसके लिए रोल किसका है? या तो इन्वायरमेंट की वजह से हुआ या फिर इंटरनल जीन की वजह से हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को मैंने एग्जांपल देके बताया आपको, लीव्स। प्लांट अपने डेवलपमेंट के टाइम अलग अलग पाथवे को फॉलो कर गया, जिससे एक ही प्लांट पे आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गए। इस एबिलिटी को हमने बोला है प्लास्टिसिटी, इसको हमने बोला है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की वजह से एक ही प्लांट पर डिफरेंट टाइप की लीफ बनना, इसको आप बोलते हैं हेट्रोफिली, इसको आप बोलते हैं हेट्रोफिली। ये देखिए हेट्रोफिली, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब क्या हुआ? हेट्रोफिली का मतलब क्या हुआ? हेट्रोफिली का मतलब हो गया है डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ऑन सेम प्लांट। कहां कहां मिल रही है? कॉटन में, कोरिएंडर में एंड लक्सपुर में। इन तीन प्लांट में हेट्रोफिली मिल रही है। इन तीन प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की लीव्स मिल रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन लीव्स का जो फॉर्मेशन होने का जो तरीका है, उस प्लांट में जो ग्रोथ पैटर्न है वो अलग अलग तरीके से हुआ। तो प्लांट में ग्रोथ पैटर्न अलग अलग तरीके से हो, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो अगर अलग अलग ग्रोथ पैटर्न हुआ प्लांट में, इसको बोला प्लास्टिसिटी। जिसकी वजह से एक ही प्लांट में डिफरेंट टाइप की लीफ बन गई, इसको बोलते हैं हेट्रोफिली। इन प्लांट के अंदर द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट। अब आप देखिए, जब प्लांट यंग है,
जुवेनाइल स्टेज में है, और यहां आप देखिए जब प्लांट ओल्ड है, एडल्ट स्टेज में है। तो जब प्लांट आपका यंग स्टेज में है तब देखिए लीफ कैसी है, जब प्लांट ओल्ड है तो लीफ थोड़ी सी सेगमेंटेड लग रही है। ये देखिए थोड़ी सेगमेंटेड लग रही है, यहां लीफ थोड़ी ब्रॉड लग रही है। ठीक है, यही लीफ सेगमेंटेड हो गई कहां पर, एडल्ट होगा जब प्लांट। तो लक्सपुर के अंदर आपकी, इन तीनों के अंदर आपकी हेट्रोफिली मिल रही है। ठीक है, आपका लक्सपुर हो गया, आपका कॉटन हो गया। इसमें जब प्लांट यंग होता है तो उसकी लीफ अलग होती है, जब प्लांट एडल्ट हो जाता है तो उसकी लीफ अलग होती है। ठीक ऐसे ही ये जो डायग्राम है ये बटर कप का है। ठीक है, तो बटर कप की लीफ आप देखिए आपको काफी ब्रॉड दिखेगी। कब, जब वो लीफ पानी से बाहर है। ये लीफ पानी के अंदर है तो यहां लीफ आपको सेगमेंटेड दिख रही है। तो जब बटरकप प्लांट, बटरकप को बोलते हैं रेननकुलस, इसको बोलते हैं रेननकुलस। तो जब आप बटरकप प्लांट में देखेंगे तो ये प्लांट जब टेरेस्ट्रियल कंडीशन में है, पानी के बाहर है, तो जो लीफ पानी के बाहर है उसका शेप अलग है, और जो लीफ पानी के अंदर है उसका शेप अलग है। तो यहां इन्वायरमेंट का रोल आया, तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। ठीक है, इन्वायरमेंट का रोल है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये देखिए ऑन द अदर हैंड डिफरेंट इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड दोस प्रोड्यूस इन वाटर। एयर मतलब आउटसाइड वाटर, आउटसाइड वाटर मतलब कैसी कंडीशन में, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में इसकी लीफ का शेप अलग है, और जब ये पानी के अंदर है मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में तो आपका लीफ का शेप अलग है। किसमें, बटर कप में। और ये हेट्रोफिली किसकी वजह से है, इन्वायरमेंट की वजह से है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। ठीक है, इसमें जीन का रोल नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। और जो ये आपको दिखा कौन सा, कॉटन, कोरिएंडर, लक्सफुड, इनके अंदर इंटरनल फैक्टर की वजह से है। इंटरनल फैक्टर में आपके जीन भी आ सकता है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जो आपने बटर कप में देखा, जब वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है तो उसकी लीफ अलग है, जब वो पानी में है उसकी लीफ अलग है। ठीक है, और तो बटर कप एग्जांपल है इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। लेकिन जो ये तीन एग्जांपल हैं ये इंटरनल फैक्टर की वजह से है। इंटरनल में उस प्लांट का डीएनए भी आ सकता है, और उसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी आपके आ सकते हैं। ये देखिए ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और फिर डेवलपमेंट, वेरी क्लोज रिलेटेड इवेंट इन लाइफ ऑफ प्लांट। पहले ग्रोथ हुई, फिर वो किसी ना किसी सेल्स, किसी ना किसी ऑर्गन, उन सेल्स ने कोई ना कोई ऑर्गन बना लिया या कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना लिया, उन सेल्स ने कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अटेन किया, उन सेल्स ने कोई पर्टिकुलर साइज अटेन किया, उन सेल्स का कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो गया जिसको आप डिफरेंशिएशन कह रहे हो, और बाद में आपका ये डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, डिफरेंशिएशन, और बाद में वो क्या है, मैच्यूरेशन, और फिर है आपकी सेनेसेंस, फिर आपकी है डेथ। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर एज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में दो चीजें हैं, ग्रोथ भी है और डिफरेंशिएशन भी है। डेवलपमेंट इन प्लांट बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ भी है डिफरेंशिएशन भी है। किसके कंट्रोल में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक में क्या आया, इंट्रिंसिक में जीन्स आ गए और इंटरसेलुलर फैक्टर्स, जिसमें आपके आ गए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो मैंने अभी आपको बताया। और लेटर, लेटर मतलब एक्सटर्नल, लेटर मतलब एक्सटर्नल, उसमें क्या आया, उसमें लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जेनेटिक मतलब यहां डीएनए से रिलेटेड बात हो रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। 2 मिनट रुकिएगा।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने पढ़ लिया था, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रोथ कर्व बचेंगे और फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर ग्रोथ। तो हेडिंग डाल दीजिए कंडीशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन आपको चाहिए? भाई ग्रोथ के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? प्लांट की ग्रोथ आपको करवानी है तो आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए, है ना, ताकि प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस करवा सी जा सके। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में आपको क्या चाहिए? अगर मैं बोलूं आपको नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए, है ना, आपका जो प्रोटीन है उसमें आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड आपको किस में हेल्प करेंगे? ये आपका सिंथेसिस करेंगे प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, आपका सिंथेसाइज करेंगे किसको? प्रोटोप्लाज्म में। और आपको क्या चाहिए भाई? और आपको क्या चाहिए? आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना। आपको क्या चाहिए? आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको ग्लूकोज वगैरह भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देगा और सेल वॉल सिंथेसिस में आपका हेल्प करेगा। और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको चाहिए, है ना। वो आपकी प्रोटोप्लास्ट को बिल्ड करेंगे। जैसे आप कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मेन कंपोनेंट होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म के, है ना। इनको प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट भी बोला जाता है। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। आपको दोनों चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको एनर्जी देगा, सेल वॉल की सिंथेसिस करेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए, प्रोटोप्लास्ट की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट हो गई, आपका न्यूट्रिशन। दूसरा फैक्टर है जो ग्रोथ के लिए है बच्चों, वो है टेम्परेचर, वो है आपका टेम्परेचर। तो जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। अगर मैं एक फेवरेबल टेम्परेचर की बात करूं तो वो आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आप मान लीजिए। ठीक है, और अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो आपका इंजाइम डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ठीक है, मोर टेम्परेचर देंगे तो आपका डीनेचुरेशन हो जाएगा एंजाइम्स का, है ना। डीनेचुरेशन हो जाएगा आपका किसका? एंजाइम्स का, या मैं आपको बोलूं प्रोटीन का। और अगर आप टेम्परेचर लो देंगे, एंजाइम्स आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। आप अगर लो टेम्परेचर देंगे तो लो टेम्परेचर आपके इनएक्टिवेट कर देगा, किसको इनएक्टिवेट कर देगा? एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा। तो आपको टेम्परेचर भी चाहिए, आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, आपको लाइट चाहिए। लाइट बहुत सारे कामों के लिए आपको लाइट चाहिए होती है ना। जो क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है उसके लिए आपको लाइट चाहिए, है ना। अगर मैं कहूं क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए आपको लाइट चाहिए, है ना। फ्लावरिंग करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आपको लाइट चाहिए, है ना। फ्लावरिंग करने के लिए आपको लाइट चाहिए, क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आपको लाइट चाहिए। फिर मैं अगर आपसे बात करता हूं वाटर,
भाई वाटर आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। वाटर क्या होगा, सेल, वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल स्वेल करेगी, जिसको आप बोलते हैं टर्जिडिटी, है ना, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक्सपेंशन होगा, ठीक है। भाई पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल स्वेल करेगी, जिसको आप बोलते हैं टर्जिडिटी। तो अगर वाटर आपका एंटर करेगा कहां पर, सेल में, तो सेल क्या करेगी, सेल आपकी स्वेल करेगी, जिसको आप बोलते हैं टर्जिडिटी। और इसकी वजह से सेल में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन बोलूं या मैं बोलूं आपका इलोंगेशन होगा, किसके अंदर, सेल के अंदर, सेल के अंदर आपका इलोंगेशन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन होगा या मैं को इलोंगेशन होगा। और वाटर एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है एंजाइम एक्शन के लिए। तो वाटर और क्या करता है, वाटर आपका प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन, ठीक है। वाटर आपको चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, है ना। ऑक्सीजन आपको चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी आपको मिलेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, और एक फैक्टर और लिखा हुआ है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी एक और लिखा हुआ है किताब में, ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी डिटरमाइन करेगी आपका, है ना, रूट और शूट का, है ना, तो कि किस तरीके से जो है ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो होगी, जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगी रूट को और शूट को। भाई रूट क्या है, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, नीचे की तरफ जाती है ग्रेविटी की तरफ, और शूट क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, ठीक है। अब जरा इसको किताब से देख लेते हैं एक बार। Why do you not try to write down what you think are necessary condition for growth? ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन है, आप उनको क्यों नहीं लिखते हैं। दिस लिस्ट में है वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट, कब, जब उसको पानी में रखोगे, मतलब टर्जिडिटी हेल्प करता है एक्सटेंशन ग्रोथ। एक्सटेंशन का मतलब है इलोंगेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल स्वेल करेगी, टर्जिड होगी, सेल इलोंगेट करेगी। प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, वाटर मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। ऑक्सीजन आपका मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करेगा, कब भाई, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जब क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो माइक्रो आपके आ गए हैं, रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर बेस्ट स्टडी फॉर इट्स ग्रोथ, टेम्परेचर भी आ गया। एनी डेविएशन फॉर दिस रेंज, कुछ भी डेट्रीमेंटल, ठीक है, नेगेटिव, मतलब एक टेम्परेचर रेंज है 25 से 30, अगर आप इससे डेविएट होंगे तो ये प्लांट के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, जो कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन करेगी। तो बच्चों ये हो गया। अब आपका ग्रोथ रेट्स बचा है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रेट, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। अभी तक जितना पढ़ाया पूरा अच्छे से समझ में आया, ये भी पूरा समझ में आएगा। आइए, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट, ठीक है।
इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ठीक है, सिंपल सी चीज समझ लीजिए, बहुत सिंपल से इसमें बताता हूं। मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, इसमें 50 बैक्टीरिया है। कितने बैक्टीरिया है? 50 बैक्टीरिया है। कितने बैक्टीरिया है? 50 बैक्टीरिया है। ठीक, 20 मिनट के बाद इस प्लेट में 100 बैक्टीरिया हो गए। तो एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी क्या ग्रोथ आई? ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में क्या ग्रोथ आई? तो मैंने यहां ग्रोथ को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर। और ग्रोथ कोई नंबर की फॉर्म में थोड़ी ना एक्सप्लेन की जा सकती है, और भी फैक्टर है भाई। आपने एक लीफ ली, ठीक है, आपने क्या ली? एक लीफ ली, ये रही आपकी लीफ, ठीक है, ये रही आपकी लीफ। आपने इसका सरफेस एरिया मेजर किया, मान लो कुछ भी आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी मान लो। उसके बाद आफ्टर 6 डेज आपने लीफ का सरफेस एरिया मेजर किया, वो आपका आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ये भी क्या है? ये भी ग्रोथ है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हुआ, पर्टिकुलर टाइम में क्या आपकी ग्रोथ आई, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। ठीक, रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। आप इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में, मैथमेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, या मैं कहूं पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना। प्लांट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लांट का जो लीफ है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या है? आपका पार्ट है, ठीक है। आप ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको क्या बोल दिया? बैक्टीरिया बोल दिया। पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में मैंने क्या बोल दिया? लीफ ऑफ प्लांट बोल दिया। कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन वेराइटी ऑफ वे। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी सेल्स आपकी प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, या मैं कहूं उस ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है, उसमें काफी सारी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं अलग अलग तरीके से। वो तरीके क्या है वो आपको यहां डिस्क्राइब करेंगे। जो ग्रोथ रेट है इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। तो ये जो यहां पे लिखा गया कि एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है वो दो तरीके से हो सकता है। एक को हम बोल रहे हैं अर्थमेटिक तरीके से, और एक को हम बोल रहे हैं ज्योमेट्रिक तरीके से। अब हम एक एक को देखेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, अर्थमेटिक में देखिए, है ना। अर्थमेटिक में आप देखिएगा, अर्थमेटिक में आपकी ध्यान से देखिएगा, अर्थमेटिक के अंदर क्या है आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अर्थमेटिक में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास एक सेल थी, ठीक है, उस एक सेल से आपकी बनी दो सेल, ये एक और ये दूसरी सेल बनी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? नंबर दे देता हूं, 1 2। 1 वाली सेल डिवाइड नहीं करी, वो ऐसे की ऐसे ही रही आपकी, और जो 2 वाली सेल है वो डिवाइड कर गई। तो जब 2 वाली सेल डिवाइड करेगी तो एक से कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। ये देखिए, एक से 2 बन गई। ठीक, नंबर दे देता हूं 3 4। ठीक, 1 3 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद देखिए क्या हुआ। 1 वाली सेल डिवाइड नहीं करी, 3 वाली सेल डिवाइड नहीं करी, 4 वाली डिवाइड कर गई, तो आपकी बन गई 5 और 6। तो यहां पर 2 वाली डिवाइड करके 3 4 बना, ठीक, और यहां पर 4 वाली डिवाइड करके 5 और 6 बना। तो अब आप टोटल सेल काउंट करिए कितनी है। यहां टोटल सेल है 1, यहां टोटल सेल है 2,
यहां टोटल सेल है 3, यहां टोटल सेल है 4। तो फिर से समझिएगा, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाई, जिसमें से ये वाली सेल सीधा डिफरेंशिएट हो गई, डिवाइड नहीं करी। ये वाली सेल डिवाइड करके 2 सेल बना ली। ठीक, अब ये सेल एज इट इज वैसी की वैसे ही, थर्ड नंबर की सेल एज इट इज वैसे की वैसे ही, लास्ट वाली फोर्थ वाली डिवाइड करी, उससे 5 और 6 बन गया। ठीक है, तो आखिरी आखिरी वाली सेल एक एक सेल बार बार डिवाइड कर रही है, बाकी सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं, वो नॉर्मल डिफरेंशिएट हो रही हैं। तो यहां जो ग्रोथ आया, पहले एक सेल थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, ऐसे पैटर्न को आप बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक के अंदर क्या होगा, एक सेल है, डिवाइड करी, 2 बन गई। अब ये दोनों सेल डिवाइड करेंगी, तो 2 से कितनी बन गई, 4 बन गई। ये चारों सेल डिवाइड करेंगी तो आपकी कितनी बन गई, आपकी 8 बन गई। तो हर सेल डिवाइड कर रही है। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, नंबर देखिए, पहले 1 था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। तो यहां पर ऑल सेल्स आर डिवाइडिंग। ज्योमेट्रिक में क्या हुआ, सारी की सारी सेल्स डिवाइड करती है। अर्थमेटिक के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। अर्थमेटिक में आपकी ओनली 1 सेल इज डिवाइडिंग। यहां एक ही सेल डिवाइड कर रही है। यहां पर ये सेल डिवाइड की, यहां पर दूसरे नंबर की डिवाइड करी, यहां चौथे नंबर की डिवाइड करी। ओनली 1 सेल इज डिवाइडिंग, एक ही सेल डिवाइड कर रही है, एंड रेस्ट ऑल डिफरेंशिएट। बाकी सेल्स डिफरेंशिएट हो रही हैं, वो डिवाइड नहीं कर रही। तो आप बताइए कौन से में ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही है, यहां सेल्स का नंबर ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा फास्ट हो रहा है, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, आपका अर्थमेटिक ग्रोथ के कंपेयर में, अर्थमेटिक ग्रोथ के कंपेयर में। देख लीजिए कितना प्यारा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब आप देखिए, ये जाइगोट है, इस जाइगोट में आपकी कितनी सेल है, इसमें है 2। अब 2 से इस जाइगोट में हो गई 4, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4। ठीक है, ये देखिए आपकी कितनी है, 4 है। अब देखिए 4 से कितनी हो गई, 4 से हो गई 8, 4 से हो गई 8। तो यहां से जाइगोट से लेके यहां तक का पैटर्न कैसा है, यहां तक का पैटर्न है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यहां तक का जो पैटर्न है वो कैसा है, वो है आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, अब इसमें जो आपको डार्क ब्लू से दिख रहा है ना, जिसको मैं रेड रेड से दिखा रहा हूं, अब सिर्फ यही सेल्स डिवाइड करेंगी। ठीक है, बाकी सेल्स डिवाइड नहीं कर रही, ये सेल डिवाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, आप देखिए जरा, ये सेल डिवाइड नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो सेल डिफरेंशिएट हो गई। इसका मतलब अब कौन सा ग्रोथ है आपका, अब है आपका अर्थमेटिक ग्रोथ। तो कोई आपसे पूछे, जो डार्क ब्लू है वो सेल्स डिवाइड कर रही हैं, जो डार्क ब्लू है वो सेल्स डिवाइड कर रही हैं, जो लाइट ब्लू है वो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही। तो जाइगोट का डेवलपमेंट जो होता है वो इनिशियल क्या फॉलो करता है, इनिशियल फॉलो करता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और बाद में क्या फॉलो करता है, लेटर, लेटर फॉलो करता है अर्थमेटिक ग्रोथ। किसका, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट किसका, डेवलपमेंट जाइगोट का डेवलपमेंट। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए अब एक एक करके ये समझते हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है भाई? इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। सिर्फ एक ही डिवाइड कर रही थी, आपने देखा सिर्फ एक ही डिवाइड कर रही है, दूसरे नंबर की डिवाइड कर रही है या चौथे नंबर की डिवाइड कर रही है, एक ही डिवाइड कर रही थी। बाकी जो है वो डिफरेंशिएट करेंगी, वो मैच्योर हो जाएंगी। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्पलिफाइड बाय द रूट इलोंगेशन। तो जो रूट का इलोंगेशन होता है वो एक कांस्टेंट रेट से होता है। तो रूट का जो इलोंगेशन है वो आपका एक कांस्टेंट रेट से होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब रूट का जो इलोंगेशन है वो कैसा कर्व फॉलो कर रहा है? वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। तो बच्चों रूट का जो इलोंगेशन है वो एक कांस्टेंट रेट से होता है, वो अर्थमेटिक रेट से होता है, ठीक है। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो आप देखिए कैसा कर्व आया आपका लीनियर कर्व आया है। जो चीज मैं एनसीईआरटी पे पढ़ा रहा हूं उसको एज इट इज एनसीईआरटी से ही वैसे ही करना है। जिस चीज को मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसको उसी तरीके से लिखना है, उसके पीछे रीजन होते हैं, ठीक है। वो चीज उसी तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ आती है, ठीक है। ये यहीं पर ही समझ आएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए इनिशियल एल नॉट का मतलब क्या है? एल नॉट का मतलब है स्टार्टिंग में आपकी लेंथ क्या रही भाई? स्टार्टिंग में रूट की लेंथ क्या रही? लेंथ एट द टाइम 0, मतलब ये इनिशियल है, ठीक है। और एक टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद आपकी लेंथ आपको मेजर करनी है कि भाई स्टार्टिंग में मान लीजिए रूट की लेंथ इतनी है, अब एक टाइम के बाद रूट की लेंथ इतनी आ गई, तो उसको बोल रहे हैं एल टी, एक टाइम के बाद। आर है ग्रोथ रेट और टी है आपका टाइम। आर है आपका ग्रोथ रेट कि एक टाइम के बाद आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और टी है आपका टाइम। ये देखिए लीनियर, ठीक है, टाइम और हाइट ऑफ द प्लांट, कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ। Let us now see what happen in geometrical growth. In most system, the initial growth is slow. आप ऐसे समझ लीजिए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में कि मैं बात कर रहा हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। बैक्टीरिया मान लीजिए, बैक्टीरिया, ठीक है। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, जिसको आप बोल रहे हैं लैग फेज, एंड इट इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट एक्सपोनेंशियल रेट। हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइट। अब देखो मैंने आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या बताया था? बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। अब इसमें क्या हुआ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक प्लेट है, ठीक, इस प्लेट के अंदर एक बैक्टीरिया है, ठीक। अब थोड़े टाइम के बाद इस प्लेट में एक की जगह कितने बैक्टीरिया हो गए? 2 बैक्टीरिया हो गए। फिर थोड़े टाइम बाद 2 की जगह कितने हो गए? 2 की जगह 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद 4 की जगह कितने हो गए? 4 की जगह आपके हो गए हैं 8। और फिर 8 के बाद आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहां कितना था? 1 था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 16 हुए। और इसमें आपने खाने का सामान डाला है, न्यूट्रिएंट्स डाले हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं आपके, ये आपके क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये आपके क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। जो ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया है ये आपका क्या है भाई? बैक्टीरिया तभी तो ग्रो करेगा जब आप क्या डालेंगे? न्यूट्रिएंट्स डालेंगे। तो आप स्टार्टिंग में देखिए
जो ग्रोथ है वो स्लो है थोड़ी सी, ठीक है। यहां 4 सेल आई और यहां आपकी 16 आई, तो 1 से 4 होने में, ठीक है, 1 से 4 और 4 से 16, तो ये वाला जो ग्रोथ है यहां सेल्स का नंबर ज्यादा है, ठीक है। यहां पर ये जो फेस है इसको बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस। यहां ग्रोथ फास्ट है, लेकिन जो स्टार्टिंग में रहा उसको बोलते हैं लैग फेस। यहां स्लो ग्रोथ हुई है, क्योंकि इनिशियली बैक्टीरिया का नंबर 1 था, तो यहां इनिशियली सेल का नंबर कम था, ठीक है। तो कम से यहां तक पहुंचने में ग्रोथ स्लो है। बात समझ में आया? मेरी बात को समझना। 1 रुपए से 10 रुपए कमाए, अब 10 से 20 कमा दिए, 10 का डबल। 1 से 10 रुपए पहुंचने में टाइम लगा, लेकिन 10 से 20 पहुंचने में टाइम, ग्रोथ फास्ट हुई। एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में ग्रोथ फास्ट हुई। तो शुरू में सेल्स का नंबर कम था, इसलिए जो ग्रोथ है वो आपकी स्लो आई। तो इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। क्यों? क्योंकि सेल आर लेस इन नंबर। लेकिन बाद में जब सेल्स का नंबर थोड़ा ज्यादा हो गया 4, तो अब 4 डिवाइड करके 8, 8 डिवाइड करके 16, तो जब ज्यादा सेल्स डिवाइड कर रही हैं, ज्योमेट्रिकली ग्रोथ हो रही है, तो यहां लॉग फेस में ग्रोथ फास्ट आई, शुरू में ग्रोथ कम आई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, अब आप देखिए, सेल्स नंबर इंक्रीज, बैक्टीरिया की सेल्स का नंबर बढ़ गया है ना। बैक्टीरिया में बता रहा हूं, ये बैक्टीरिया में सेल्स का नंबर बढ़ गया है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं? न्यूट्रिएंट कम होते जा रहे हैं। भाई एक प्लेट में पहले खूब सारा खाना था, बैक्टीरिया कम था, अब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो बैक्टीरिया के पास जो तुमने खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे वो कम होते जा रहे हैं। तो अब न्यूट्रिएंट की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहा है। तो अब जो फेस आएगा वहां ग्रोथ थोड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो अब जो फेस आएगा वो आपका आएगा स्टेशनरी फेस। तो पहले क्या आया? पहले आया लैग फेस, ग्रोथ स्लो थी, फिर आया लॉग फेस, और फिर आया स्टेशनरी फेस। तो आप कर्व बनाएंगे तो सिग्मोइड कर्व आपका बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सिग्मोइड कर्व आपका बन गया है। ये फेस कौन सा है? इतना फेस कौन सा है? ये है आपका लैग। ये कौन सा है? ये है आपका एक्सपोनेंशियल, और ये है आपका स्टेशनरी। कैसा कर्व बना है? सिग्मोइड कर्व। तो आपको एकदम फील हो गया होगा आपका कर्व कैसा बना है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, ये देखिए, इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, क्या बोला था? लैग फेस। उसके बाद इट इंक्रीज रैपिडली, क्या बोला? एक्सपोनेंशियल, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस। उसके बाद आपका लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, द ग्रोथ स्लो डाउन, स्टेशनरी फेस। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट टिपिकल सिग्मोइड और एस कर्व। आ गया होगा अच्छे से समझ में? ये देखिए, ये देखिए सिग्मोइड कर्व। Sigmoid curve is characteristics of living organism growing in a natural environment। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है तो वो सिग्मोइड कर्व फॉलो करेगा। जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द प्लांट। कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल? वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई आप हमें और एग्जाम्पल बता सकते हैं? मैंने आपको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताया, और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं?
ये खुद ही बता रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं। ये देखो, व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी। ये भी फॉलो करता है सिग्मोइड कर्व, एस कर्व। कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूं, देखिए कैसे करता है। अब आप ये देखिए, तो सबसे पहले आपका है स्प्रिंग। देखिए ये है आपका लैग फेस। ये कौन सा फेस है? लैग है। स्प्रिंग सीजन है, प्लांट में स्प्रिंग सीजन में ग्रोथ स्लो रहती है। तो प्लांट में स्प्रिंग सीजन में आपकी जो ग्रोथ है वो क्या रहेगी? स्लो रहेगी। उसके बाद ये आपका है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फास्ट हो गई। इसका मतलब भाई फ्लावरिंग वगैरह सब कब होती है? अर्ली समर वगैरह समर में ही होती है ना, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रोथ होती है समर में फास्ट हो गई है, एक्सपोनेंशियल, समर में ग्रोथ हो गई है फास्ट। और फिर आपका जो ऑटम और विंटर आया, ठीक है, ऑटम विंटर, ऑटम पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, ऑटम या मैं कहूं विंटर, यहां ग्रोथ कैसी हो गई? स्टेशनरी हो गई। तो कैसा कैसा कर्व फॉलो किया? सिग्मोइड कर्व फॉलो किया। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दो चीजें हैं बेटा, है ना, दो चीजें हैं, आप समझिएगा जरा। एक मिनट, हाँ सही है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस एज W1 फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर, W0 इनिशियल साइज, R ग्रोथ रेट, टाइम ऑफ ग्रोथ, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। हेयर R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of plant to produce new plant material, ठीक है, referred to as efficiency index. Hence the final size W1 depends upon the initial size. अभी बताता हूं। Quantitative comparison between the growth of living system can be made in two ways. Measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate, ठीक है, and the growth of the given system per unit time on a common basis. अब आप देखिए यहां पर दो चीजें की बात की गई है। एक तो बात की गई है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की और एक बात की है रिलेटिव ग्रोथ रेट की। देखिएगा जरा, एब्सोल्यूट, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ आगे पढ़िएगा। देखिए बच्चों ऐसे समझिएगा, आपने आपने बैंक में पैसा डाला, ठीक है, आपको एफडी करवानी थी, फिक्स डिपॉजिट करवाना था, ठीक है। तो बैंक कहता है ना कि आप 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट करोगे या 1 साल के लिए करोगे या 444 डेज के लिए करोगे या 2 साल के लिए करोगे, है ना। तो कई बार क्या होता है, आप किसी एफडी को ज्यादा टाइम के लिए करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब आपको, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपको एफडी में, एफडी करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो किस पे डिपेंड किया? वो डिपेंड किया कि आपने बैंक वाले को शुरू में कितना पैसा दिया। आपने 20 लाख दिया, 30 लाख दिया, आपने उसको इनिशियल मनी क्या दी, मतलब इनिशियल साइज, जिसको बोल रहे हैं W0, जिसको बोल रहे हैं W0, ठीक। फिर ये डिपेंड करेगा
किस पे डिपेंड करेगा? ग्रोथ रेट पर। आर मतलब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने क्या लगाया, ठीक है, उस पर बैंक ने कहा 6% लगाया, या बैंक ने 7% लगाया, या 8% लगाया। इसको डिनोट कर रहे हैं हम किससे? इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? ग्रोथ रेट से, ठीक है, ग्रोथ रेट। भाई आपने बैंक को कितना पैसा दिया? आपने 10 लाख की एफडी करवाई या 50 लाख की एफडी करवाई? आपका इनिशियल साइज क्या था? W0। उस पर बैंक ने कितना आपको इंटरेस्ट दिया? और तीसरा डिपेंड करेगा आपका टाइम, आपने बैंक में कितने साल तक के लिए डाला? 2 साल के लिए डाला या 3 साल के लिए डाला, ठीक है। तो आपका जो W1 है, जो ये है आपका W1, एफडी करने के बाद जो पैसा आपको मिला, ठीक है, आफ्टर एफडी, एफडी करने के बाद, तो आपका जो फाइनल पैसा आपको मिला, आपका W1 जो आपका फाइनल पैसा आपको मिलेगा, जो फाइनल साइज आपको मिलेगा, ठीक है, जो फाइनल पैसा और फाइनल साइज आपको मिलेगा आफ्टर फिक्स डिपॉजिट, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आपने बैंक को कितना पैसा दिया, बैंक ने उस पर क्या इंटरेस्ट दिया, और कितने टाइम तक आपने बैंक में एफडी की। तो ग्रोथ इन पैटर्न पर, इन चीजों पर आपका डिपेंड करता है, ठीक। R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of plant to produce new plant material, referred to as efficiency index। अब दो वर्ड यहां पर आए हैं, फाइनल साइज W1 डिपेंड अपॉन द इनिशियल साइज। तो W1 किस किस पे डिपेंड किया वो मैंने आपको बता दिया। अब दो वर्ड यहां पर यूज होंगे जो मैं आपको यूज करके बता देता हूं। एक है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक, और एक है आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, और एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एकदम फील आएगा। इस लीफ का जो इनिशियल साइज है, ठीक है, इस लीफ का जो एरिया आपको दिया है, शुरू का जो एरिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनिशियल है, ठीक। अब आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, एक टाइम के बाद 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये वाली जो लीफ है, ए लीफ, इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या हुआ? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ पर यूनिट टाइम? कितना ग्रोथ हुआ पर यूनिट टाइम में? कितना ग्रोथ हुआ? 5 से 10 हो गया, तो कितना हुआ? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ये देखिए, बी वाली लीफ का देखिए, बी वाली लीफ का इनिशियल ग्रोथ क्या था? इनिशियल साइज क्या दिया है? सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 से कितना हो गया आफ्टर टाइम टी? आफ्टर टाइम टी कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर हो गया। तो 50 से 55 हो गया, कितना कितना ग्रोथ रेट हुआ? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना हुआ? 50 से 55 हुआ, यहां भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि ए जी आर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ए जी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है ना, ए जी आर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ए जी आर, इसका मतलब यह हुआ कि ए जी आर ऑफ बोथ ए एंड बी लीफ आर सेम। दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है। अब जरा रिलेटिव ग्रोथ रेट देखिए, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या हुआ?
ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या हुआ? रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब हुआ आपकी कितनी ग्रोथ हुई अपॉन इनिशियल ग्रोथ आपकी कितनी थी। रिलेटिव कंपेयर करना है, कितनी ग्रोथ हुई, ए लीफ में कितनी ग्रोथ हुई, 5 से 10 हुआ मतलब 5 हुआ। पहले कितनी थी? पहले थी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बी लीफ में देखिए कितनी ग्रोथ हुई, 50 से 55 हुआ, 5 हुआ। पहले कितना था? पहले था 50, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो अब जो चीज निकल के आएगी वो रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा। यहां रिलेटिव ग्रोथ रेट आया 100%, यहां रिलेटिव ग्रोथ रेट 0 से 0 कट गया, यहां आया 10%। तो किसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है भाई? ए लीफ का रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है, ए लीफ का रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है। क्यों? क्यों ज्यादा है? अगर मैं आपसे बोलूं क्योंकि इसमें इनिशियल साइज छोटा है। ये देखिए आपसे पूछा गया है यहां पर, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 2 लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन और ऑफ डिफरेंट साइज बट शो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन गिवन टाइम टू गिवन लीव्स। ठीक है, A1 और B1। तो A1 और B1 क्या है? एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो A1 क्या है? देखिए, ये देखिए A1 हो गया, यहां से A1 हो गया, B से B1 हो गया। तो बच्चों A क्या था? A था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। B क्या था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। B1 क्या हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिलेटिव ग्रोथ तो सेम ही रहा ना, 5 से 10 बढ़ा, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। 50 से 55 बढ़ा, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है वो दोनों का क्या है? सेम है। एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया गिवन टाइम टू लीव A1 एंड B1। तो जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो दोनों लीफ का क्या है? सेम है। कितना? दोनों लीफ में 5-5 की बढ़ोतरी हुई। वन ऑफ देम शो मच हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका ज्यादा आया बताइए? रिलेटिव ग्रोथ रेट ए लीफ का ज्यादा आया, ठीक है, बट रिलेटिव ग्रोथ रेट लीफ ए का ज्यादा है लीफ बी से। विच वन? लीफ ए। एंड वाई? क्योंकि लीफ ए का इनिशियल साइज छोटा था, बिकॉज लीफ ए initial size is small। तो बच्चों क्वालिटी के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। एक एक चीज आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की सब एक्सप्लेन कर दी है। आसान था ये वाला पोर्शन, है ना, आपको पूरा मजे से समझ में आ गया होगा।